नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे बाल विकास टॉप 23 प्रश्नों पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कठिन भी प्रश्न है। कुछ ही कठिन प्रश्न हैं, सभी का कठिन प्रश्न नहीं है। तो आज देखते हैं, आज आप लोगों को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं 23 में से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है। इसे सोच समझ कर प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से एक बात आप लोगों को पहले बता दें, जो हर बार बताते हैं, कि आज के जो 30 प्रश्न लिए गए हैं, इनमें से आज का आप लोगों का टारगेट रहेगा 18। यानी संख्या बढ़ती जा रही है और आप लोगों का टारगेट भी बढ़ता जा रहा है। 18 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। देखना है कितने लोगों का 18 से ऊपर जाता है या फिर 18 से कम नीचे जाता है। और एक अहम बात और, कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, भाई बहनों से निवेदन है कि जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। ये कथन है। ये कथन किसका है कि बालक की जो अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? पहला कह रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा कह रहा है कि क्रोनमैन, और तीसरा कह रहा है कि मेंडल, और चौथा कह रहा है कि डार्विन। तो जल्दी से बताइए कि पहले का आंसर कौन सा है? पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते चलेंगे, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, 23 है। तो इस आधार पे आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिवृद्धि की बात कर दिया है, जैविक की ही सिर्फ बात नहीं किया है, यहाँ पे बालक की अभिवृद्धि की बात किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंडल होंगे नहीं, डार्विन होंगे नहीं, तो बचा कौन? दो बचा। तो बताइए दोनों में से कौन है कि बालक की जो अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? हर्बर्ट का है, या फिर स्पेंसर, या फिर दूसरा क्रोनमैन? तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा? तो पहले का आंसर होगा हमारा दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, किसने दिया है? पहला कह रहा है कि फ्रायड, दूसरा कह रहा है कि कोहलबर्ग, तीसरा कह रहा है कि इरिक्सन, और चौथा कह रहा है कि चोम्स्की महोदय ने। तो जल्दी से बताइए कि दूसरे का आंसर क्या होगा? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। देख रहे हैं प्रश्नों को, सभी लोगों का समान आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए। भाषा विकास की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता है कि भाषा विकास को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया है। ये हिंदी का प्रश्न भी है ये, और मनोविज्ञान का भी है। तो चोम्स्की महोदय ने इसका इस पे दिया था, सिद्धांत दिया था कि बालक में भाषा पहले आती है, भाषा का विकास पहले होती है। इस आधार पे हमारा पहले का, दूसरे का, चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक लोगों का सही हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि अपनी संख्या बढ़ा लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि आप लोगों के पास व्हाट्सएप चलाते ही हैं, तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका है। पहला कह रहा है कि कह रहा है कि अंडा है, दूसरा कह रहा है शुक्राणु, तीसरा कह रहा है कि अंडा और शुक्राणु, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? जल्दी से बताइए आंसर इसका, कि सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहा है कि शुक्राणु है, अंडा है, अंडा शुक्राणु दोनों है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा पहला, अंडा। यानी ये जो शुक्राणु होती है, अंडे के बीच में ही तो शुक्राणु आएंगे, उसके अंदर ही तो शुक्राणु आएंगे। तो ये सबसे बड़ा कौन सा होगा? हमारा अंडा। यही हमारा सही होगा पहला, तीसरे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने लोगों का चौथा सही होता है। कह रहा है कि निम्न में से कोहलर ने किसकी स्थापना की थी? कोहलर की जो स्थापना किया था, किस पे किया था? संरचनावाद पे किया था, व्यवहार की, समग्रवाद, या फिर प्रकारवाद? तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा? चौथे का सभी लोगों का सही आना चाहिए, क्योंकि कोहलर को आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। कोहलर को, स्किनर को, वाइगोस्की को, चोम्स्की महोदय को, और जिन पियाजे, सभी लोगों को पढ़ते आ रहे हैं। तो चौथे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पहला पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? संरचनावाद पे इनकी स्थापना, इन्होंने स्थापना किया था कोहलर, या फिर व्यवहारवाद पे, या फिर समग्रवाद पे, या फिर कार्यवाद पे? तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा? तो चौथे का आंसर होगा हमारा तीसरा, समग्रवाद पे कोहलर महोदय ने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सबसे कठिन प्रश्न यही है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि एस्ट्रोजन जो है क्या है? स्त्रीलिंगी हार्मोन से, दूसरा कह रहा है कि थायराइड ग्रंथियां हैं, और तीसरा कह रहा है कि नरलिंगी हार्मोन से, और चौथा कह रहा है कि ग्रंथियां हैं। तो जल्दी से बताइए एस्ट्रोजन क्या है? पहला
सही है, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से थायराइड ग्रंथियाँ जो होती हैं इसके कारण जो होता है गले में जो होती हैं, गले में जो आपकी आवाज़ें होती हैं मधुर और कठोर हो जाती हैं। तो ये तो हमारा सही नहीं होगा, लेकिन ये दो बचा, पहला बचा और तीसरा बचा। तो जल्दी से बताइए कि हमारा पाँचवें का आंसर क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ये जो नरलिंगी हार्मोन्स होते हैं यही एस्ट्रोजन कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो जो नरलिंग जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके जो गले में जो थायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसके अनुसार ही इसको भी रखा जाता है। तो इस आधार पे हमारा पाँचवीं का तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न सभी लोगों को आ जाएगा, देखते ही प्रश्न सभी लोगों को पता चल गया होगा कि छठा प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि आर प्रकार का अनुबंधन है। आर प्रकार का अनुबंधन क्या है। पहला कह रहा है परंपरागत अनुबंधन, दूसरा कह रहा है क्रियाशील अनुबंधन, तीसरा कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत है, और चौथा कह रहा है फ्रायड का सिद्धांत है। तो जल्दी बताइए, आर सिद्धांत को देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे कि ये किसका सिद्धांत है, अनुबंधन करता है। तो जल्दी बताइए छठे का आंसर क्या होगा। तो छठे का आंसर सभी लोगों का समान आना चाहिए और आ रहा है, और इस आधार पे हमारा सभी लोग देखते ही आर प्रकार के देखते ही पहचान गए होंगे कि जो आर प्रकार का अनुबंधन था ये जो है हमारा छठे का दूसरा। सभी लोगों का सही आ रहा है, एकदम सही, यही जो क्रियाशीलता अनुबंधन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। थर्स्टन है, फिलिप वर्नन, और तीसरा कह रहा है स्पीयरमैन, चौथा कह रहा है कि बीने। तो जल्दी से बताइए सातवें का आंसर कौन होगा हमारा। कि सातवें का आंसर थर्स्टन है। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया है थर्स्टन ने दिया है या फिर फिलिप वर्नन ने दिया है, और तीसरा कह रहा है कि स्पीयरमैन, चौथा कह रहा है कि बीने। तो जल्दी से बताइए सातवें का आंसर क्या होगा। सातवें का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और आंसर आना शुरू हो गया है। तो सातवें का आंसर जो होगा हमारा फिलिप वर्नन, यही जो हमारा सही है सातवें का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न थोड़ा तार्किक है, इसे सोच विचार के दीजिएगा। कह रहा कि निम्न में से बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। कह रहा है यहाँ पे देखिए बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है यहाँ पे। बौद्धिक विकास यानी जो हमारे सोचने समझने भंडारण शक्ति है बुद्धि की, उसको प्रभावित करने के लिए, विचलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि आस पड़ोस का प्रभाव होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि परिवार का वातावरण, और तीसरा कह रहा है स्कूल वातावरण, और चौथा कह रहा है संस्कृत वातावरण। तो जल्दी से बताइए आठवें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा पहले से शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं हमारा, यहाँ देखिए आस दे दिया है, ना कि पास पड़ोस यहाँ पे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पास पड़ोस होना चाहिए था। तो इस आधार पे हमारा ये पहला गलत हो गया। परिवार और वातावरण, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिवार, और परिवार की मुख्य भूमिका होती है बालक के जो बौद्धिक विकास, उसकी सामाजिक क्रियाओं के, और वातावरण जो होता है हमारे आसपास होता है, विद्यालय का वातावरण जो होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे स्कूल और वातावरण की बात कर रहा है, यानी स्कूल और वातावरण से ही बालक नहीं सीख सकता जब तक अपने परिवार में ढल के उसकी संस्कृति क्या है, उसकी मातृभाषा क्या है, उसके आसपास घटित क्रियाओं को नहीं जब तक रखा जाएगा तब तक नहीं होगा। इस आधार पर हमारा ये भी गलत हो गया। और सांस्कृतिक वातावरण यानी जो महोत्सव हैं उससे, जो हमारी संस्कृति है, पहनावा है, रहन सहन है, उससे और वातावरण से बात कर रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन हमारा बचा आठवें का दूसरा, तो परिवार और वातावरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखते हैं नौवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुनः याद दिलाने की विधि किसने विकसित। यहाँ पे पुनः यानी दोबारा, जो भूल गया बालक उसको याद दिलाने की विधि किसने विकसित की थी। पहला कह रहा है कि वेंट लाट ने, दूसरा कह रहा है फ्रायड, तीसरा कह रहा है जेम्स, चौथा कह रहा है कि एविंगहास। तो जल्दी से बताइए कि नवे का आंसर क्या होगा हमारा। कि जो पुनः याद दिलाने, यानी बालक भूल जा रहा है तो उसे याद दिलाना, यानी जेडीपी एक होता है, समीपस्थ एक होता है, समीपस्थ का सिद्धांत होता है जेडीपी जो होता है। उसमें भी बालक की जो छोटी हुई व्याख्याएं होती हैं, जिसमें बालक के जो, अगर बालक विकास नहीं करा है तो उसको थोड़ी सी प्रोत्साहन दिया जाता है, तो बालक जेडीपी के कारण सीख लेता है। तो यहाँ पे देखिए उससे महत्व नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पुनः याद दिलाने की विधि किसने विकसित की थी। यहाँ पे विधि की बात कर रहा है कि किसने। पहला कह रहा है वेंटलाट ने, दूसरा कह रहा है फ्रायड, तीसरा कह रहा है जेम्स, और चौथा कह रहा है कि एविंगहास ने। तो आंसर सभी लोगों के समान आ रहे हैं एकदम। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा, एविंगहास ने ही पुनः याद दिलाने की विधि को विकसित किया था। तो आज कहे थे ना प्रश्नों की संख्या 23 है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कठिन भी प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि ज्ञान, बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंधित है। कह रहा है कि ज्ञान जो है, बोध जो है, प्रयोग जो है किस पक्ष से संबंधित कर रहा है। पहला कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष से, दूसरा कह रहा है भावात्मक, तीसरा कह रहा है क्रियात्मक और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख ही क्यों पहचान गए होंगे कि जो ज्ञान, बोध, प्रयोग है ये किससे संबंधित है। तो देखकर ही सभी लोगों का आंसर आ रहा है। तो 10वें का होगा हमारा पहला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्ञान की बात कर रहा है, यानी बालक सोचेगा, तर्क में बोध यानी उस पे गहन शक्ति उसका, उसको देखेगा, उसको सोचेगा, और यहाँ पे कह रहा है प्रयोग करेगा। पहले अपने ज्ञान का भंडारण करेगा, फिर उसको देखेगा, फिर इसके बाद प्रयोग करेगा उस पर। तो इसमें देखिए क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कर रहा है अपना। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। 10वें का एकदम सही आ रहा है सभी लोगों का एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि शिक्षक को बालकों के मानसिक विकास के लिए क्या कार्य करना चाहिए। कह रहा है बालक के, जो बालकों का मानसिक विकास है उसके कार्य को करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनके जो बालक हैं उनकी मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। दूसरा कह रहा है कि बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। तीसरा कह रहा है कि छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए 11वें का कौन सा सही होगा। तो जल्दी से बताइए 11वें का कौन सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। तो सभी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो 11वें के आंसर होगा हमारा चौथा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए, यानी जो बालक हैं उनमें क्या क्या भेद है, या मतलब उनकी रुचि क्या है, उनकी भाषा क्या है, उस पर ध्यान देते हुए उनको एक साथ समाहित करके समुचित, देखिए यहाँ पे समुचित वातावरण की व्यवस्था करके, यानी उनको एक साथ उनके रुचिपूर्ण वातावरण को निर्धारित करना, ये भी सही हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि बालक को सीखने के पूरे अवसर, यहाँ पे अवसर देने की बात जहाँ भी कर रहा है तो वो आप सही कर देंगे। और तीसरा कह रहा है कि छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा, यानी उनकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसी है, उनके पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं रहा है, या फिर उन बीमारी के कारण, किसी भी कारण या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना, यह भी सही है। तो इस आधार पे हमारा उपयुक्त सभी होगा 11वें का सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि रजत कीट संबंधित है। यहाँ पे रजत कीट की बात कर रहा है, किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, स्त्रियों से है, या फिर पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों से। चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। रजत कीट जो होती है ये किससे संबंधित होती है, ये पुरुषों से होती है, स्त्रियों से होती है, या फिर पुरुष स्त्री दोनों से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका क्या सा आंसर होगा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, रजत कीट जो होती है स्त्रियों से संबंधित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। जो भी प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो उसको लिखते चले जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न यह कह रहा है कि व्यक्तित्व का बहिमुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पे बहुमुखी और अंतर्मुखी वर्गीकरण किसने किया था। पहला कह रहा है कि स्पेंगर, दूसरा कह रहा है फ्रायड, तीसरा कह रहा है ड्रेवर, चौथा कह रहा है कि यंग। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर कौन सा है। किसने सबसे, जो व्यक्तित्व का बहुमुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। स्पेंगर, दूसरा कह रहा है कि फ्रायड, तीसरा कह रहा है कि ड्रेवर, चौथा कह रहा है कि यंग। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा, यंग ने किया था। यंग ने बताया था कि जो बहिमुखी बालक होते हैं और जो अंतर्मुखी बालक होते हैं इनमें दो समानता होती है। जो बहिमुखी बालक होते हैं ये अपने जो अंदर की भावनाएं होती हैं ये दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, यानी बता देते हैं। और अंतर्मुखी जो बालक होते हैं ये जो अपनी भावनाओं को अंदर छुपाए रखते हैं, और ये कब बताते हैं, जिसको अपना सहयोगी समझते हैं या फिर जिस पे विश्वास करते हैं उन्हीं को बताते हैं अंतर्मुखी की बालक जो होते हैं। और जो बाह्यमुखी होते हैं इनसे कोई भी बातें नहीं पचती हैं, ये कोई भी बात होता है अपने में शेयर कर देते हैं, सभी में बता देते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने यंग महोदय जो थे ये अंतर्मुखी बालक और बाह्यमुखी बालक का वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम। इन्होंने बताया था कि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं और बाह्यमुखी जो होते हैं इनमें ये अंतर होता है कि बाह्यमुखी अपनी जो क्रियाएं होती हैं, अपनी जो गतिविधियां होती हैं दूसरों के समस्त शेयर कर देते हैं, और अंतर्मुखी बालक जो होते हैं अपने जो कोई भी बात होती है उसे शेयर नहीं करते हैं, वो जिस पे विश्वास करते हैं उसी को बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि क्रेसमर ने एस्थेनिक्स
वर्ग वर्ग में कैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया था? जो क्रिसमस थे इन्होंने एथनिक्स यानी जो एथलीट्स होते हैं वर्ग में कैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया था? पहला करा है मोटे और छोटे, दूसरा करा है कि मजबूत शारीरिक गठन वाले, और तीसरा करा है कि शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे एवं पतले, और चौथा करा है कि मजबूत, मोटे एवं लंबे। तो चलिए बताइए 14वें के आंसर क्या होगा? 14वां का हमारा ये कह रहा है कि जो क्रिसमस थे एथलीट्स वर्ग में कैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किए थे? मोटे एवं छोटे, मजबूत शारीरिक गठन वाले, और शारीरिक रूप से कमजोर एवं लंबे पतले, और चौथा कह रहा है कि मजबूत, मोटे एवं लंबे। तो जल्दी से बताइए कि 14वें के आंसर क्या होगा हमारा? तो 14वें के आंसर होगा हमारा तीसरा, जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। इनका मुख्य उद्देश्य यही था क्रिसमस का कि जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और लंबे पतले हैं उनको जो है उनकी गतिविधियों के आधार पर उन्हें शारीरिक हष्ट-पुष्ट बनाना। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा 14वें का तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि जो पिकनिक्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जो पिकनिक्स है ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, फ्रायड से है, क्रिसमस से है, और स्किनर से है, या फिर रूसो से है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 15वें का? जो पिकनिक्स होता है किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? फ्रायड से संबंधित है, क्रिसमस से है, स्किनर से, या फिर रूसो से? तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा? तो 15वें का आंसर जो होगा हमारा, सभी लोगों का आना शुरू हो गया है, तो 15वें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा। तो जल्दी से अपनी संख्या बढ़ा दीजिए, वीडियो को छोड़ के शुरू में ही मत चले जाइए, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कह रहा है कि जो नियमित शिक्षा है यानी रोज रोज पढ़ाई जा रही है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? पहला कह रहा है स्कूल, दूसरा कह रहा है पुस्तकालय, तीसरा कह रहा है धर्म, चौथा कह रहा है शिक्षण विधियाँ। तो जल्दी से बताइए कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है? स्कूल नहीं आता है, पुस्तकालय नहीं आता है, धर्म नहीं आता है, या फिर शिक्षण विधियाँ? तो जल्दी से बताइए 16वें का आंसर क्या होगा? तो 16वें का आंसर होगा हमारा पहला, स्कूल नहीं आता नियमित, यानी आप जो हैं विद्यालय में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे पुस्तकालय भी मिलेगा, धर्म की बातें भी होंगी, शिक्षण विधियाँ भी होगी। 30,000 पे हमारा सभी में समाहित होता है स्कूल, 30,000 पे हमारा यही नहीं आता। यहाँ पे नियमित शिक्षा की बात कर रहा है, अंतर्गत नहीं आता। तो इस आधार पे हमारा 16वें का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि वर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। किससे संबंधित है? जो वर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता है किससे संबंधित है? पहला कह रहा है कि पढ़ने की अक्षमता से, दूसरा कह रहा है लिखने की अक्षमता से, तीसरा कह रहा है कि गणितीय संबंधी अक्षमता से, और चौथा कह रहा है कि मौखिक अक्षमता से। तो जल्दी से बताइए कि डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है? पहले से यानी पढ़ने की अक्षमता से, दूसरा कह रहा है लिखने की क्षमता से, तीसरा कह रहा है कि गणित संबंधी अक्षमता से, और चौथा कह रहा है मौखिक अक्षमता से। जल्दी बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा? तो 17वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, गणित संबंधित अक्षमता से। चलिए थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्या कह रहा है कि इसके जो अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं। तो चलिए देख रहे हैं। देखिए एक मौखिक होता है, जो मौखिक होता है, मौखिक अक्षमता होती है, इससे संबंधित क्या होती है? हमारा मौखिक संबंधित से होता है फेजिया। ख्याल करिएगा, फेजिया जो होता है ये मौखिक अक्षमता वाले बालकों से होती है। और जो पठन वाला होता है यानी पढ़ने से जो क्षमता आती है ये डिसलेक्सिया से आती है। किससे आती है? डिसलेक्सिया से। ठीक है, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया से आती है, पढ़ने वाले से। और जो लिखने वाली आती है डिसग्राफिया से आती है। डिसग्राफिया यानी याद रखिएगा, डिसग्राफिया ग्राफिक से लिखना, और डिसलेक्सिया से पढ़ना, और जो मौखिक आता है फेजिया, और जो गणितीय आता है कैलकुलिया। ठीक है, और दो अहम बात और आप लोगों को बता दें कि दो को सीटेट में अधिकतर पूछता है कि जो तनाव होता है, तनाव वो किससे संबंधित होता है, किस अक्षमता से संबंधित होता है? जो तनाव वाला होता है अक्षमता वे डिसथीनिया से होता है। किससे होता है? डिसथीनिया से होता है, तनाव ग्रसित अक्षमता होता है। और एक और आता है भ्रम आता है। इसको याद रखिएगा, जो भ्रम वाला आता है इसका आता है डिस्मोर्फिया। ठीक है, डिस्मोर्फिया से जो होता है भ्रम उत्पन्न होता है बालकों में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे डिसकैलकुलिया की बात कराए तो कैलकुलिया में होता है गणितीय, और डिसलेक्सिया में होता है पढ़ने से होता है, और डिसलेक्सिया यानी लिखने वाली से होती है डिसलेक्सिया। यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, जो होता है हमारा पढ़ने से डिसलेक्सिया,
डिस्ग्राफिया, ठीक है, कैलकुलिया होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मौखिक का हो जाएगा आपका फेजिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था। ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बीएड और बीटीसी दोनों में पढ़ा जा रहा है आप लोगों को कि बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था। बीने ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने, या फिर टर्मन ने। तो जल्दी से बताइए 18वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो इसको देखते ही आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, यानी बीने ने ही बुद्धि मापन का प्रयोग सिद्धांत दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, प्रश्न पढ़िएगा तो वहाँ पे नहीं की बात कर रहा है या फिर हाँ की बात कर रहा है। तो इसको देख लीजिएगा कि अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। यहाँ पर कह रहा है चित्रकार, साहित्यकार, कवि या फिर व्यावसायिक। तो जल्दी बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा कि अमूर्त बुद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पे काल्पनिक चिंतन की बात कर रहा है। उसकी सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण उदाहरण है नहीं है। कौन सा नहीं है, तो जल्दी से बताइए 19वें का। चित्रकार नहीं है, या फिर साहित्यकार नहीं है, या फिर कवि, या फिर व्यावसायिक। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो 19वें का आंसर होगा हमारा चौथा, कि व्यावसायिक जो होता है सिर्फ अपनी गणनाओं के द्वारा ही करता है, लेकिन चित्रकार जो होता है अपनी जो होता है अमूर्त यानी काल्पनिक चित्र, यानी काल्पनिक चित्र के आधार पे ही वो जो होता है पेंटिंग करता है। और साहित्यकार सोच की अपने काल्पनिक ये भी काल्पनिक चित्रों के द्वारा ही जो साहित्य होता है उसको लिखता है। कवि जो होता है अपनी जो अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके ही वो कवि, वही कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो यही बात है कि इस आधार पे हमारा चौथा हमारा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 20वां प्रश्न ये कह रहा है कि बालक की कमजोरियों के क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बालक होता है उसकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है कि प्रमापीकृत परीक्षण, दूसरा कह रहा है कि उपचारात्मक परीक्षण, तीसरा कह रहा है कि निदात्मक परीक्षण, चौथा कह रहा है कि निबंधनात्मक परीक्षण। तो जल्दी से बताइए 20वें का आंसर क्या होगा हमारा। जो बालक होता है उसकी कमजोरियों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है कि प्रमापीकृत, दूसरा कह रहा है उपचारात्मक, तीसरा कह रहा है निदात्मक, चौथा कह रहा है कि निबंधनात्मक। तो जल्दी बताइए 20वें का आंसर क्या होगा हमारा। 20वें का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। तो 20वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, निबंधनात्मक। ठीक है, निबंधनात्मक नहीं होगा, निदात्मक होगा। यानी उनकी निदान, यानी जो उनकी कमियां क्या हैं उसको जानकर, उसको निदान करके उसकी कमियों को जानकर ही हम उसके जो बालक की कमजोरियां उसको पता कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, निदानात्मक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न हमारा क्या ये कह रहा है कि एक बालक कार्य करता है पर वह कार्य थोड़ा गलत होता है। वह पुनः कार्य करता है परंतु फिर थोड़ा गलत हो जाता है। ये नियम मनोवैज्ञानिक कौन सा नियम है। यानी कह रहा है कि एक बालक कार्य करता है, थोड़ा गलत हो जाता है, फिर कार्य करता है, फिर थोड़ा सही गलत हो जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक ये विधि होता है किससे संबंधित है। पहला कह रहा है तत्परता नियम से, दूसरा कह रहा है प्रयास एवं त्रुटि, तीसरा कह रहा है कि आत्मीकरण, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि वो बार बार वो जो है प्रयास कर रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो जाता है, यानी प्रयास कर रहा है, यहाँ पे भी प्रयास कर रहा है, यहाँ पे फिर प्रयास कर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि बार बार प्रयास कर रहा है वो प्रयास कर रहा है तो त्रुटि हो रही है और प्रयास कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा 21वें का दूसरा यानी त्रुटि और प्रयास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जो प्रेरणा है इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। पहला कह रहा है कि उत्तेजना, दूसरा कह रहा है कि आंतरिक उत्तेजना, तीसरा कह रहा है कि सजीव प्रयास, चौथा कह रहा है कि प्रतिक्रिया। तो जल्दी से बताइए 22वें का आंसर क्या होगा हमारा। 22वें के आंसर पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे, कि जो प्रेरणा होता है उसका मनोवैज्ञानिक अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से यहाँ संबंधित है। तो उत्तेजना होगा या फिर आंतरिक उत्तेजना होगा, सजीव प्रयास होगा या फिर प्रतिक्रिया होगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 22वें का। तो 22वें का आंसर होगा हमारा चौथा, प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रेरणा जो होती है प्रतिक्रिया के माध्यम से मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है इसका, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। ये 23वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर कौन सा सही हो। कह रहा है कि 23वां कह रहा है कि कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था। जो कोहलर थे उन्होंने अपना सिद्धांत किस पे प्रयोग किया था, प्रतिपादित करने के लिए किस पे प्रयोग किया था। पहला कह रहा है कि सुल्तान नामक चिंपांजी
चिंपांजी पर का, और दूसरा कह रहा है अल्बर्ट नामक बंदर पे, तीसरा कह रहा है कि सुल्तान नामक बंदर का, और चौथा कह रहा है कि अल्बर्ट नामक चिंपांजी का। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारे 23वें का। अभी तक प्रश्न जो थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन ये सब में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लास्ट में रखा गया है सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सुल्तान दिया है, यहाँ पे देखिए चिंपांजी दिया है, यहाँ पे सुल्तान नामक, और यहाँ पे अल्बर्ट चिंपांजी दिया है, यहाँ पे अल्बर्ट नामक, यानी चारों जो नाम हैं मिलते जुलते हैं। तो इस आधार पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा और सकारात्मक सोच के साथ इसका आंसर दीजिएगा कि कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन करने का प्रयोग किया। किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी का, दूसरा अल्बर्ट नामक बंदर का, तीसरा सुल्तान नामक बंदर का, और चौथा कह रहा है कि अल्बर्ट नामक चिंपांजी का। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आंसर जो है आप लोगों को नीचे दिया गया है, आप लोग आंसर देख लीजिएगा, और जल्दी ही PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे एक नया चैनल है ओनली PDF के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को केवल PDF मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन